नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा लैंड रिसोर्स। इससे पीछे वाले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था रिसोर्स के बारे में। जो रिसोर्स क्या है? जो हमारी वांट्स सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर दे, ठीक है, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो उसी टर्म्स में हम लैंड को भी एज ए रिसोर्स यूज करते हैं। लैंड को भी हम एज ए रिसोर्स यूज करते हैं। तो इसमें आप देखियो, इंडिया का टोटल लैंड एरिया, इंडिया टोटल लैंड एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल लैंड एरिया है। और वी कैन से ये इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। अब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये भी हम इसको बोल सकते हैं 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करें, जैसे एरिया की टर्म्स में इंडिया का क्या रैंक है? 7th इन टर्म्स ऑफ एरिया। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का क्या रैंक है? 2nd पॉपुलेशन वाइज। और 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 121 करोड़, लगभग 121 करोड़, ये इंडिया की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट सेक्शन सेंसस में लगभग अप्रोक्स 135 करोड़ के अप्रोक्स हमारी पॉपुलेशन प्रेजेंट में हो चुकी है, क्योंकि ये जो डाटा है ये 2011 का है। ये जो डाटा है ये 2011 का है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 135 करोड़ के अप्रोक्स हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इसको एक डायग्राम के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करें तो (43% जो एरिया है इंडिया का वो क्या है? प्लेन एरिया। प्लेन एरिया। 30% इंडिया का जो एरिया है वो है माउंटेनियस, माउंटेन है यहाँ पर। 30% जो एरिया वो क्या है? माउंटेनियस रीजन है। और 27% जो हमारा एरिया वो क्या है? प्लेट्यू वाला रीजन, पठार है यहाँ पर। और जिसमें इंपॉर्टेंट प्लेट्यू कौन सा है हमारे इधर? पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो इंडिया के साउथर्न पार्ट में पड़ता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें आप देखो, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोला गया? पेनिनसुला किसको बोला जाता है ये बताइए। पहले हम ये डिस्कस करेंगे अभी पेनिनसुला किसको बोला जाता है। अब यहां पर देखो, अब जो रीजन 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, जो रीजन 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं?
अब जैसे ये रीजन है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये रीजन 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। इधर आप देखो, इधर तो है बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है, अरेबियन सी। और इधर नीचे साउथर्न पार्ट में इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो उस रीजन को हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि 27% एरिया हमारे इंडिया का किस कैटेगरी में आता है, प्लेट्यू वाले रीजन में आता है। अब बात है नेक्स्ट 30%। 30% है मेन किस में है, माउंटेनियस रीजन में। और माउंटेन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, हिमालय माउंटेन, जो कि नॉर्थ इंडिया से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक सिचुएटेड है। ठीक है, असम, मेघालय, ये वाले जो रीजन है, नागालैंड, ये भी जो हिमालय माउंटेनियस रीजन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट रीजन हमारा क्या है, माउंटेनियस, जो कि 30% एरिया कवर करता है। अब आपसे पूछा जाए यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, यंग माउंटेन कौन सा है इंडिया का, ओल्ड माउंटेन कौन सा है इंडिया का, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम यंग माउंटेन की बात करें तो वो है हिमालयन माउंटेन। अब इसको यंग हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी हाइट डे बाय डे अब भी स्टिल इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट माउंटेन किसको बोलेंगे, तो वो है अरावली, जो बेसिकली राजस्थान वाले रीजन में है। राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर और दिल्ली तक जो हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है रायसीना हिल्स में, वो अरावली हिल्स का लास्ट पॉइंट है। तो उसको हम अरावली माउंटेन को हम ओल्डेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी हाइट डे बाय डे माइनिंग की वजह से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और हिमालय को हम क्या बोलते हैं, यंग माउंटेन। तो माउंटेन एरिया कितना है, 30% के अप्रोक्स। क्लियर है। नेक्स्ट है प्लेन एरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेन एरिया की, तो प्लेन एरिया का सबसे ज्यादा पार्ट है, 43% प्लेन एरिया है। और ये प्लेन एरिया का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है, फॉर्मेशन बाय रिवर्स। ठीक है, बेसिकली रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, माउंटेनियस रीजन से। ठीक है, प्लेट्यू वगैरह से, माउंटेनियस रीजन से, और वो अपने फ्लो करती हैं, अपने साथ सिल्ट डिपोजिशन वो लेके आती है, कंकर्ड मिट्टी वगैरह। और प्लेन एरिया का फॉर्मेशन बेसिकली अगर हम बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर, इनका मेन रोल है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर, इनका मेन रोल है। इंडस रिवर ज्यादातर फ्लो करती है पाकिस्तान वाले रीजन में। ब्रह्मपुत्रा जो चाइना से, तिब्बत से होकर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आती है। और ब्रह्मपुत्रा को हम डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, डीपेस्ट। ठीक है, और गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज यमुना। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, जो यमुना रिवर है वो दुनिया की सबसे पोल्यूटेड रिवर बन चुकी है। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक है प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया का फॉर्मेशन बाय रिवर्स। ठीक है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और इनकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब जैसे अगर हम इंडस की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जो पंजाब वाला रीजन है, पंजाब, अब यहां पर एक चीज देखो आप, और वी कैन से पंजाब,
आब मीन रिवर्स और पन मीन्स 5। इसको 5 नदियों का हम प्रदेश बोलते हैं। वो पांचों नदियां किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें हम बात करें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और इनमें हम सबसे बड़ी की बात करें तो वो कौन सी रिवर है? वो चेनाब रिवर है। क्लियर है? तो प्लेन एरिया का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ? रिवर्स के द्वारा हुआ, जो हमारे इंडिया का 43% पार्ट को कवर करते हैं। अगर हम स्टेट वाइज इनका कंपैरिजन करें किस स्टेट में कौन सा रीजन आता है, तो वो हम अब देखते हैं। अगर मैं प्लेन एरिया की बात करूं तो देखो, अब जैसे मैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आपको बताता हूं। गंगा प्लेन एरिया में एंटर करती है हरिद्वार से। हरिद्वार, द्वार मीन्स वो पहले पहाड़ों में थी, ठीक है, और पहाड़ों से वो किस में एंटर कर चुकी है? प्लेन एरिया में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हरिद्वार। हरिद्वार से, हरिद्वार कहां पर है? ये उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से ये फ्लो करके यूपी, बिहार, बंगाल और फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। तो ये जो रीजन आ जाएंगे इसके कैचमेंट एरिया में, इसके रीजन में, तो ये सब क्या होंगे? प्लेन एरिया की कैटेगरी में आएंगे। एक इसकी ट्रिब्यूटरीज है यमुना, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तो ये जैसे दिल्ली, हरियाणा, इन रीजन में, यूपी और इलाहाबाद में ये किसके साथ मिल जाती है? गंगा के साथ मिल जाती है। तो ये सब किसका फॉर्मेशन करती हैं? प्लेन एरिया का फॉर्मेशन करते हैं। पंजाब जो इंडस रिवर सिस्टम से बिलोंग करता है, पांचों नदियां, तो पंजाब वो भी प्लेन एरिया की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया का 43% पार्ट किस में है? प्लेन एरिया की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माउंटेनियस रीजन में, इसमें सबसे मेन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स, ये सब माउंटेनियस रीजन में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू में मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट हम इसमें शामिल करेंगे। साउथ इंडियन स्टेट, जिसमें इसका शुरुआत हम मालवा प्लेट्यू से कर देते हैं, जो कि एमपी में है। ठीक है, अच्छा, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि छत्तीसगढ़ वाले रीजन में है, और उसके बाद हम साउथ इंडिया में, तो टोटल 27% एरिया को कवर करता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज लैंड यूटिलाइजेशन। हमने पढ़ा लैंड एज ए रिसोर्स। अब हम बात करते हैं हमारे इधर जितना भी टोटल पार्ट है उसका यूटिलाइजेशन हम किस किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन।
इसमें भी हम सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आज कोरोना के टाइम पे पेड़ पौधों की हमें काफी याद आ रही है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी चल रही है। और इसमें एक चीज आप देखो, अभी इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया के साइज के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग हमारे इधर कितना एरिया फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए? हमारे इधर 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में शामिल होना चाहिए। कितना? 33%। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें तो है कितना प्रेजेंट में? प्रेजेंट में कितना है? हम बोल सकते हैं 21 या 22%, और इवन इससे भी कम। इससे भी कम क्यों? अब मान ले किसी एरिया, मान ले ये एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में शामिल कर दिया, लेकिन इसको यहां तक एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लिया हमने, फिर भी ऑन डॉक्यूमेंट ये किस में आता है? फॉरेस्ट कवर में। तो 21 या 22% से भी कम फॉरेस्ट एरिया है। और इनमें भी सबसे कम, अगर स्टेट वाइज बात करें हम, तो स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे कम कहां पर है? हरियाणा। क्यों है? क्योंकि देखो हमारे इंडिया पर पॉपुलेशन प्रेशर डे बाय डे बढ़ रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग खेती करते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, जमीन जो है वो जनरेशन वाइज जनरेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हमने जो फॉरेस्ट कवर था, बेसिकली हरियाणा पंजाब वाले रीजन में जो फॉरेस्ट कवर था, उसको कट करके उसको किस में यूज कर लिया है? उसको हमने एग्रीकल्चर यूज में उसको ले लिया है, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर यूज में ले लिया है। तो ये है फॉरेस्ट। जो फर्स्ट अगर कैटेगरी की बात करें तो हम, वो है फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेकंड अगर हम बात करें, लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, ऐसी जमीन जिस पर खेती ना हो रही हो, लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन। तो इसमें सबसे पहले इसकी में कौन सी आ जाएंगे? बैरन और वेस्टलैंड, बैरन और वेस्टलैंड। और सेकंड है लैंड यूज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक रोड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, एक्सेट्रा। तो लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी फॉरेस्ट, सेकंड है लैंड दैट विल नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन, खेती हम किस जमीन पर नहीं करते? बेसिकली सबसे मेन है जो बैरन, बंजर भूमि होती है, बैरन को क्या बोला जाएगा? बंजर भूमि। ये बंजर क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है, इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है, और इसमें जो मेन मटेरियल चाहिए वो उसकी रिक्वायरमेंट वो इसमें फुलफिल नहीं होती, या वो जमीन जो 5 साल से ज्यादा, 5 ईयर्स से ज्यादा अगर हम उसको खाली छोड़ देंगे तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाएगी? बैरन और वेस्टलैंड के उसमें आ जाएगी। क्यों? इसका क्या रीजन है?
देखो जो सोयल है हमारी, उसकी टॉप मोस्ट लेयर है वो फर्टाइल होती है। अगर हम इसको 5 साल के लिए खाली छोड़ेंगे तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, ठीक है, कटाव हो जाएगा। अब जब टॉप मोस्ट लेयर का कटाव हो जाएगा तो क्या उसमें प्रोडक्टिविटी बचेगी, नहीं बचेगी। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, बैरन और वेस्टलैंड की कैटेगरी में वो आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंड यूज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, लाइक अब जो ऐसी जब भी जहां पर पहले तो खेती होती थी लेकिन अब वहां पर रोड बन गए हैं, बिल्डिंग बन गए हैं, फैक्ट्रीज बन गए हैं, तो वो इस कैटेगरी में, इसको भी हम क्या बोलेंगे, लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन। क्लियर है। नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं थर्ड, जो है थर्ड कैटेगरी है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसको भी अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो एक फैलो लैंड और दूसरा है अदर देन फैलो लैंड। एक फैलो लैंड, दूसरा है अदर देन फैलो लैंड। तो इसमें आप देखो फैलो लैंड वो होती जो 0 से 1 साल तक खाली छोड़ दी जाए। फैलो मीन्स खाली छोड़ना, ठीक है, 0 से 1 साल तक जिसको खाली छोड़ दिया जाए। अब हम खाली क्यों छोड़ते हैं, वो एक प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस अवेलेबल होती है, तो नाइट्रोजन। और एक चीज आप नोट करो, अभी इंडिया में जितनी भी सॉइल हैं, चाहे वो एलुवियल सॉइल है, चाहे वो ब्लैक सॉइल है, रेड येलो सॉइल है, एरिड सॉइल है, जितनी भी सॉइल है सब में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए या तो हम यूरिया, डीएपी जैसे जो फर्टिलाइजर है इनका यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम या तो जमीन को खाली छोड़ देंगे, एटमॉस्फेयर से उसको नाइट्रोजन मिलेगी, या उसमें पल्सीज वगैरह जायद फसलें उगाएंगे और उनको अंदर ही ब्रीड कर देंगे, वो भी नाइट्रोजन का काम करती है। तो 0 से 1 साल के बीच में जो जमीन हम खाली छोड़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की कैटेगरी में आएगी। ठीक है। अगर मान ले 1 साल से, अब हमने यहां पर पढ़ लिया 0 to 1 ईयर, अब 1 साल से 5 साल तक हम किसी जमीन को खाली छोड़ दें तो वो किस कैटेगरी में आएगी, वो आएगी अदर देन करंट फेलो, अदर देन करंट फेलो। तो वो किस कैटेगरी में आएगी, अदर देन करंट फेलो की कैटेगरी में आएगी। एक चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, तो इसको जैसे फर्दर कैटेगराइजेशन के लिए, तो इसको आगे आप एनसीईआरटी पेज में आप देख सकते हो, पेज नंबर है ये 6। तो इसमें आपको दिया गया है जैसे 18.11% फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये 1960-61 का डाटा है, 2008-9 के अकॉर्डिंग 22.78 है। तो इस तरीके से इसको फर्दर कैटेगराइज भी किया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी आएगी, कल्टीवेबल वेस्टलैंड। जो हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी बैरन और वेस्टलैंड, तो वो इसी, जो जमीन 5 साल से ज्यादा अगर खाली छोड़ दी जाए तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, कल्टीवेबल वेस्टलैंड।
तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एंड फैलो लैंड्स। तो हमने यहां पर तीनों फैलो लैंड्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट, 0 से 1 साल के बीच में फैलो लैंड, 0 to 1 ईयर। अदर देन फैलो लैंड, और वी कैन से, इसको हम बोल सकते हैं करंट फैलो, जो हाल ही में खाली छोड़ी गई है, करंट फैलो। और इसको हम बोलेंगे अदर देन करंट फैलो, 0 to 5 ईयर। और कल्टिवेबल वेस्ट लैंड 5 ईयर प्लस। तो ये तीनों चीज आप याद रखनी है। क्या क्या? एक तो करंट फैलो 0 to 1 ईयर, अदर देन करंट फैलो 1 to 5 ईयर, और 5 साल से ज्यादा अगर कोई जमीन खाली रह जाएगी तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? वो आ जाएगी कल्टिवेबल वेस्ट लैंड की कैटेगरी में वो आ जाएगी। ठीक है, वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगी? कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। तो इसमें एक अदर अनकल्टिवेटेड लैंड और फैलो लैंड हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें एक परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जिसको हिंदी में बोलेंगे चरागाह भूमि, पंचायती जमीन, जिसमें भाई ये एक एज ए कम्युनिटी रिसोर्स होता है, कम्युनिटी रिसोर्स सभी का यूज होता है इस पे। भाई जो पशुओं वगैरह के चराने के लिए परमानेंट पास्चर्स डिसाइड कर दिए जाते हैं, तो वो भी किस कैटेगरी में आएंगे? अदर अनकल्टिवेटेड। कल्टीवेशन नहीं, यहाँ पर खेती नहीं होती, ये पास्चर के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, जहां पर पेड़ पौधे उगाए होते हैं, तो वहां पर भी कल्टीवेशन तो नहीं होता। तो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी? वो भी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड पार्ट में आ जाए, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, और फैलो मैंने आपको तीनों कैटेगरी बता दिया है। ये तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और फैलो में मैंने बताया करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, और कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। क्लियर है यहां तक? और लास्ट है नेट सोन एरिया। लास्ट है, 5th पार्ट हमारा है नेट सोन एरिया। यहां पर फसलों की बुआई की गई हो, नेट सोन एरिया, जहां पर खेती की है, जहां पर फसलों की बुआई की गई है। अब मान ली ये जमीन है टोटल, ये जमीन मैंने मान लिया 2 हेक्टेयर। यहां पर हमने 6 महीने तक किया वीट प्रोडक्शन, फिर हमने राइस प्रोडक्शन इसमें किया, तो टोटल नेट सोन एरिया कितना हो जाएगा? 6 महीने हमने क्या किया? वीट, और 6 महीने क्या किया? राइस प्रोडक्शन। तो टोटल नेट सोन एरिया कितना हो जाएगा? 4 हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 4 हेक्टेयर। अभी कितनी बुआई की हमने, कितने क्षेत्र में हमने बुआई की है फसलों की? सभी फसलों को शामिल करेंगे हम। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वीट राइस, हाँ स्पेशली कैटेगराइजेशन इसका हम कर सकते हैं। तो नेट सोन एरिया more than once in a year is known as gross cropped area।